फिर पलटी मारने की तैयारी में थे नीतीश। बेंगलुरु की बैठक में राहुल ने कर लिया स्टिंग। फिर सारे विरोधी दलों ने किया किनारा, फूफा बनकर पटना लौटना पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश और तेजस्वी को नहीं मिला भाव, केजरीवाल ने दिखाया ताव। राहुल ममता के बीच खत्म हुई दूरी, अब इंडिया मिलकर मोदी को हराएगा। कांग्रेस की बैठक ने बीजेपी को किया मजबूर, जिसे भाव तक नहीं देते थे मोदी, उन्हें भी बुलाकर गले लगाना पड़ा। विपक्ष ने कहा राहुल गांधी पीएम तय। एक ही दिन एक ही समय दो बैठकें हुई। एक बैठक दिल्ली तो दूसरी बैठक दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर बेंगलुरु में हो रही थी। लेकिन दोनों बैठक के चेहरे अलग अलग थे, नेता अलग अलग थे। दोनों बैठक में शामिल होने वाली पार्टियां भी अलग अलग थी। लेकिन दोनों मीटिंग में एक चेहरे की खूब चर्चा होती रही और वो चेहरे नीतीश कुमार हैं। इस चर्चा की जरूरत क्यों पड़ी, इसे समझने के लिए कुछ पुरानी तस्वीर देखनी पड़ेगी। पटना में 22 जून को करीब 17 विपक्षी दलों की बैठक हुई। उस बैठक के कोऑर्डिनेटर थे नीतीश कुमार। पुरानी बैठक में नीतीश कुमार हंस रहे थे, बैठक का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन बेंगलुरु में होने वाली बैठक में नीतीश कुमार किनारे लगा दिए गए, जैसे किसी को उनकी कोई परवाह नहीं थी। पिछली बैठक की तरह लालू प्रसाद यादव भी इस बैठक में थे, लेकिन पुरानी रंगत उनकी भी नजर नहीं आई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें भी नीतीश और तेजस्वी किनारे लगा दिए गए। नीतीश कुमार ने ही विपक्षी एकता की कवायद शुरू की। फिर ऐसा क्यों हुआ कि नीतीश कुमार ही किनारे लग गए? वजह है राहुल गांधी की टीम का सर्वे, जिनके पास नीतीश कुमार के पलटी मारने की खबर है। नीतीश कुमार पिछले 11 महीने से विपक्षी एकता को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीने में फिर से आरजेडी के साथ उनके गठबंधन टूटने की खबरें आ रही हैं और इसी वजह से बाकी सारे दल उन पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं। शायद ही कभी ऐसा मौका आया हो जब मीडिया ने बिहार के सीएम से विपक्षी एकता को लेकर सवाल किया और नीतीश कुमार ने जवाब ना दिया हो। पहली बार हुआ कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बैठक से पटना आए और जब सवाल पूछा गया तो बगैर जवाब दिए निकल पड़े। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब खुद नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार नाराज हैं। विपक्षी एकता की मुहिम का अगुवा बनने की उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। बेंगलुरु में हुई विपक्षी एकता की सारी कवायद खुद कांग्रेस ने संभाल रखी थी। और तो और जिस कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी वहीं नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगा दिए गए और किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। बताया तो ये भी जा रहा है कि बैठक में उन्हीं एजेंडों पर चर्चा हुई जिस पर कांग्रेस चाहती थी, या लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जिनकी चर्चा करना चाहते थे वो चर्चा ही नहीं हुई। बेंगलुरु बैठक में नीतीश को वो वाला भाव नहीं मिला जिसकी उम्मीद लेकर बिहार के मुख्यमंत्री पटना से बेंगलुरु गए थे। विपक्षी एकता की इस बैठक में कांग्रेस ने शरद पवार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को ज्यादा तवज्जो दी। इंडिया, ये एनडीए के खिलाफ तैयार होने वाला नया गठबंधन है जिसका फुल फॉर्म हुआ इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। अभी तक पीएम मोदी देश और देश की भावनाओं से जुड़े हुए नाम रखने के मास्टर थे। बीजेपी अक्सर ऐसा काम करती थी, लेकिन अब की बार बीजेपी से आगे विरोधी दलों का मंच निकल चुका है। वैसे भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही है, इसलिए बेंगलुरु में हुई इस बैठक में सारे दलों ने फिर से राहुल गांधी पर ही भरोसा जताया। बैठक में मोदी को हराने के फॉर्मूले पर चर्चा हुई और तय हुआ कि पंजाब और दिल्ली जैसे राज्य आम आदमी पार्टी संभालेगी। दक्षिण राज्यों में लेफ्ट और कांग्रेस साथ मिलकर दूसरी पार्टियों के साथ चुनाव लड़ेंगे, जिसमें एडीएमके जैसी पार्टियों की बड़ी भूमिका होगी। तो महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव गुट और शरद पवार के साथ कांग्रेस मैदान में होगी। 400 लोकसभा सीटों पर विपक्षी दलों का साझा उम्मीदवार होगा। इसका मतलब हुआ कि जो पार्टी जिस सीट पर मजबूत पाई जाएगी, सिर्फ उसी के कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। यहां तक कि मोदी की 3 तरफ से घेराबंदी की तैयारी पर चर्चा हुई। पहली तैयारी वाराणसी में है, जहां मोदी के खिलाफ सिर्फ एक ही उम्मीदवार उतारा जाएगा। खबर है कि मोदी अब की बार यानी 2024 में कन्याकुमारी से भी चुनाव लड़ सकते हैं, जहां उनके लिए पहले से ही हालात ठीक नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, इंडिया जैसी 26 पार्टियों का गठबंधन 37 पार्टियों के गठबंधन एनडीए पर यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार पर भारी पड़ेगा? क्या नरेंद्र मोदी को हरा पाएगा? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।